हरिद्वार में व्यापारियों ने मांग की है कि खाने पीने की दुकानों और होटल ढाबों पर दुकान के मालिक का नाम उजागर हो, जिसके लिए व्यापारी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप दिया है और संसद में इसके लिए कानून बनाए जाने की मांग की गई है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से खाने पीने में आपत्तिजनक चीजों की मिलावट करके बेचे जाने के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए कानून बनना चाहिए। तो हरिद्वार से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी मांग रखी है। खाने पीने की दुकानों पर मालिक के नाम की मांग की गई है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पर खाने पीने की चीज़ों में मिलावटी चीज़ें आती हैं, आपत्तिजनक चीज़ें निकलती हैं। अब इसी को लेकर सभी व्यापारियों ने ये मांग की है कि इसके लिए कानून बने, जिसकी जो भी दुकान है उस पर नाम लिखा जाए, मालिक का नाम लिखने की बात कही गई है। अब इसी को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है प्रधानमंत्री मोदी के नाम और इस पर कानून बनाने की बात कही गई है। इसके लिए एक पहचान जरूरी है। कोई भी व्यक्ति यदि वो दुकान करता है, ढाबा, होटल या किसी भी प्रकार की दुकान उसकी है, तो उसको अपनी दुकान के सामने एक आईडी, अपनी बड़े बड़े बोर्ड लगाकर उस पर लिखनी चाहिए, जो उसका आधार कार्ड है, जो उसका नाम है। ऐसी मांग को लेकर आज माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग करी है कि इसको संसद में लाकर एक कानून बनाएं और देश भर में ये कानून लागू किया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। और सौंग बांध प्रोजेक्ट के अंतर्गत विस्थापित हो रहे परिवारों को लेकर शासन स्तर पर कसरत जारी है। सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार ने बताया कि मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। साथ ही विस्थापितों के लिए दूसरे विभागों से जमीन के लिए बातचीत भी की गई है। जितने भी परिवारों को शिफ्ट किया जाना है, उनकी उम्मीदों के अनुसार महत्व दिया जा रहा है। तो विस्थापित हो रहे परिवारों को लेकर देखिए आज महत्वपूर्ण बैठक की गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सौंग बांध परियोजना को लेकर कश्मकश अभी भी जारी है और जो परिवार जहां शिफ्ट करने हैं उनको लेकर भी आज बैठक हुई है। डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। ये स्वांग डैम में जहाँ तक विस्थापन की कार्रवाई है वो अभी चल रहा है। इसमें मुख्य सचिव महोदया के स्तर पे मीटिंग भी हुई थी और बाकी डिपार्टमेंट्स से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है लैंड के लिए, और जितने भी परिवार हैं उनको साथ लेकर और उनके जो आशाएं हैं और उनके जो उम्मीदें हैं उनको भी हम लोग जो है उनको भी महत्व दे रहे हैं। और जो बेस्ट से बेस्ट होगा आरएनआर पॉलिसी के तहत विस्थापित गांवों के लिए। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेलों की तिथि घोषित कर दी है। इनका पूरा कार्यक्रम 25 अक्टूबर को प्रस्तावित आईओसी की आम सभा में जारी किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आईओसी की अध्यक्ष पीटी उषा से भेंट की है। इसके बाद प्रदेश के राष्ट्रीय खेलों की तिथि सार्वजनिक की गई है। तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच ये आयोजन होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने खेलों की तिथि की घोषणा कर दी है। प्रदेश हित में एक बड़ी खबर आई है और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी, आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व के क्षण होंगे। मैं प्रदेश को इस घोषणा के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश में इस 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को बेहतरीन करके दिखाएंगे और एक ऐतिहासिक
आयोजन जो है ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों और हमारे खिलाड़ियों को। गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जहां उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि वह देहरादून में पुलिस में लागू 3 नए कानून व साइबर अपराधों की चुनौतियों पर चर्चा के अलावा अन्य विभागों के साथ ही बैठक कर सकते हैं। इसे देखते हुए तमाम विभाग भी कसरत में जुट चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 अक्टूबर को सुबह जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उत्तरकाशी जिले के हर्षिल के लिए रवाना होंगे, जहां वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ भेंट करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे, जहां FRI संस्थान में नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। अभी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मिली है। ऑथेंटिक कार्यक्रम की उनकी प्रतीक्षा है और जानकारी मिली है वो वाइब्रेंट विलेज है उत्तरकाशी जिले में, वहाँ वो जाकर के भ्रमण करना चाहते हैं, ऐसा है। और खबर देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में छींटाकशी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी ने श्री केदारनाथ जी की अवहेलना की है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि 4 धाम यात्रा में मिसमैनेजमेंट की बदौलत स्थानीय लोगों का रोजगार भी छीना है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लोग उनके दिए हुए 2 दर्दों को कभी नहीं भूल पाएंगे। एक तो जिस तरीके से श्री केदारनाथ जी की उनके शासनकाल में अवहेलना हुई है, और दूसरा दर्द जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा को मिसमैनेज करके पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को, लोगों की आजीविका को चोट पहुंचाई गई है। मुझे अफसोस है कि उसके लिए दंडित होंगे श्री पुष्कर सिंह धामी, और श्री केदारनाथ में कांग्रेस की जीत होगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के बाद कांग्रेस ने बयान देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस अब इस जीत को भारतीय जनता पार्टी की कूट रचित रणनीति का परिणाम बता रही है। इस विषय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस हरियाणा को जीतना चाहती थी, लेकिन भाजपा ने कूट रचित राजनीति अपनाकर एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम किया है। यह केवल उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी की कूट रचित समाज के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जो खड़ा करने की रणनीति थी, उसने वास्तविकता को बदला। हरियाणा कांग्रेस को जिताना चाहता था, बदलाव लाना चाहता था। जो मुद्दों को किसान का सम्मान, नारी का सम्मान, नौजवानों का अभिमान, उनका स्वाभिमान, जो हमने मुद्दे थे, उन मुद्दों की वो मुद्दे हार ही नहीं सकते हैं। ये तो केवल भाजपा की कूट रचित रणनीति, जिसके तहत उन्होंने समाज के एक हिस्से के खिलाफ दूसरे हिस्सों को जोड़ करके वोट हासिल करने का काम किया है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर काली नगर निवासी देवव्रत मालिक ने रुद्रपुर के एक कांग्रेस नेता पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घर बनाने के नाम पर ब्याज पर लाखों रुपए की ठगी की गई है, जिसके चलते पीड़ित ने उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा से मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई है। उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है, जिससे गांव की कृषि भूमि पर कोई भी खेती नहीं होती और भूमि की उपज क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी कारण प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घट रही है, लेकिन कृषि विभाग इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने कहा ना कि देखिए, हम सब प्रदेश के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कि हम जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना अब हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि
आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है, और आगे इसको हमें रोकना होगा ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद ला सकें। नहीं, देखिए, ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे जो टोटल जो आबादी है, उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2 लाख। आज नवरात्रि दुर्गा अष्टमी का दिन है, जिसको लेकर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं पक्षवादुन के धुलकोट में डॉट काली माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। आज माँ भगवती का यह पर्व चल रहा है, नवरात्रि पर्व, और जिसे सभी भक्त बड़े ही उमंग से उत्साह से मनाते हैं और माँ भगवती का व्रत और माँ भगवती की साधना करते हैं। इस साधना के प्रभाव से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण रक्षण करती है, ऐसे ही पराम्बा माँ जगदम्बिका भी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। केदारनाथ विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक विधानसभा जाएंगे और प्रत्याशी के बारे में आम लोगों के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया है कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजेगी। उन्होंने बताया कि संभवतः 16 या 17 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट पीसीसी के पास पहुंच जाएगी। यार, हमारी दूसरी सर्वे इस समय वहाँ चल रही है, हमारी टीम वहाँ है और हमारा संगठन लगातार गांव के भ्रमण कर रहा है। वो लोग बात कर रहे हैं, जल्दी हमारे पर्यवेक्षक वहाँ जाएंगे और उनकी भी रिपोर्ट्स आ जाएं। और जो हमारी सर्वे हुई हैं, दूसरी सर्वे इस समय चल रही है वहाँ ऑलरेडी, जो मेरे को लगता है कि 16-17 तक हमारे पास फाइनल आ जाएगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको हाईकमान से डिस्कस करने के बाद ही। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से 14 राज्यों का भ्रमण कर हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा वापस हरिद्वार लौटी, जहां हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर साधु संतों द्वारा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। तो वहीं रामेश्वरम धाम से लाई गई मिट्टी और जल को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा में प्रभावित किया गया। आपको बता दें कि लोक गायिका कबीर सिंह द्वारा बीती 9 जुलाई को हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा की शुरुआत की गई थी और 14 राज्यों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह यात्रा वापस हरिद्वार लौटी है। भक्ति और गीतों से मशहूर हैं, तो इनका एक मन में जो एक उज्जवल भाव के साथ पैदा हुआ कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए पूरे भारत का भ्रमण करूं। तो हरिद्वार से रामेश्वरम तक की यात्रा थी, रामेश्वरम धाम से वापसी आज 3.5 महीने में हरिद्वार पहुंची। तो वहाँ से जो ये समुद्र का पानी और मिट्टी वो यहाँ नमामि घाट पर हमने गंगा जी को प्रवाहित की है और माँ गंगा जी से प्रार्थना की कि जैसा बिटिया का स्वभाव भाव है देश के प्रति, ऐसी सब बिटियाओं का भाव होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की कामना करके हम यहाँ से गंगा जल लेकर रामेश्वरम गए थे और रामेश्वरम से समुद्र की मिट्टी लेकर हम हरिद्वार आए। हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। अभी तो ये अंतिम पड़ाव था, मतलब इस यात्रा का, ये हमारे जीवन की पहली यात्रा है और हम 14 राज्य गए अपने हरिद्वार से शुरू करके रामेश्वरम। 14,000 किलोमीटर हमने पद यात्रा की और बहुत अच्छा। दिल्ली में तैनात देहरादून जिले के राजा रोड बहादुरपुर निवासी हवलदार रमेश सिंह गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया है, जिनके निधन की खबर से पूरे इलाके में शोक छा गई है। जैसे ही पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा तो कोहराम मच गया, जहां उन्हें सैनिक सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि सेलाकुई के राजा रोड बहादुरपुर निवासी हवलदार रमेश सिंह 17 महा रेजिमेंट दिल्ली में तैनात थे। मेरे पड़ोस में ही नायक रमेश राणा जी का परिवार रहता है और तकरीबन वह 2 साल से ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे, बीमार थे और आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में उनका ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद उनको बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। 6 महीने के लिए वो घर पे रहते थे यहीं पे और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उनको फिर दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके बाद उनकी। जयपुर से जानकारी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सीएमओ में सीएम की महत्वपूर्ण बैठक होगी। गृह विभाग की
महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। बता दें कि गृह विभाग, पुलिस के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। और वहीं उत्तराखंड में धामी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पिछले माह भाजपा और सरकार की कोर टीम की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा हुई थी, जिसमें प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। साथ ही उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि दीपावली तक जरूर शुभ समाचार मिलेगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावटी खाद्य पदार्थ पाए जाने पर बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने अधीन आने वाले मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता के लिए SOP जारी की है। इस बात को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने कहा कि तिरुपति बालाजी में हुए विवाद के बाद हमने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ बैठक की थी, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बनने वाले प्रसाद और भोग के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ ही चर्चा करने के बाद उनके सभी मानकों के अनुरूप यह SOP बनाई गई है, जिसके बाद भोग प्रसाद में मुख्य रूप से घी में बने हुए प्रसाद पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। देखिए, पिछले दिनों तिरुपति बालाजी को लेकर के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी। उसके पश्चात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी जो हमारे यहाँ प्रसाद भोग इत्यादि होता है उसको लेकर के कुछ एहतियात बरती है। और स्वयं मैंने जो फूड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनके साथ में बैठक की थी। उसमें जो हमारे यहाँ पर प्रसाद और भोग इत्यादि की जो व्यवस्था होती है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा उनके साथ में की थी, और जो उनके मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरीके से पालन किस प्रकार से सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हमने चर्चा की थी। उस अनुरूप हमने एक SOP भी तैयार की है,